हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सर्विस मानिया में स्निग्धा। आज हम पढ़ने वाले हैं मिडिवल हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 46 जो है इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ अंडर मुगल्स। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज ये जो टॉपिक मैं ले रही हूँ इसमें सिर्फ सतीश चंद्र के डाटा आपको नहीं मिलेगी। इसमें थोड़ा मैंने एनसीईआरटी के जो स्टैंडर्ड 12 की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें भी थोड़ा कुछ मुगल साम्राज्य के टाइम पे किस तरह की सोशल लाइफ चली आ रही थी उससे कुछ डाटा मैंने लिया हुआ है। तो अगर किसी को लगे कि कुछ कुछ डाटा बीच में एक्स्ट्रा आ रहा है तो वो वहाँ से मैंने ली है। तो जिन्होंने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी और जो पढ़ रहे हैं उनको पता होगा शायद। तो सबको मिलाकर मैं एक कंप्रेहेंसिव मतलब बहुत अच्छी तरीके से कंटेंट बनाई हूँ। तो जस्ट एन्जॉय द टॉपिक, एन्जॉय द कंटेंट, ओके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ अंडर द मुगल्स। तो किस तरह की सोशल लाइफ वो मेंटेन कर रहे थे, इकोनॉमिक लाइफ किस तरह से थे, इसको हम शायद 2-3 वीडियो में डिवाइड करेंगे क्योंकि सब डाटा को मिलाते मिलाते ना ये थोड़ा लेंदी हो गया। तो मुझे लगा कि एक ही वीडियो में अगर मैं करूँगी तो बहुत लेंदी हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो इसी वजह से मैंने इसको 2-3 वीडियो में डिवाइड कर लिया है। तो आज जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे पर्टिकुलरली उनकी सोशल लाइफ किस तरह से थी और उनके जो किस तरह की फूड हैबिट थी और किस तरह की उनकी जो एग्रीकल्चर वगैरह इरिगेशन प्रोजेक्ट वगैरह किस तरह की वो कल्टीवेशन कर रहे थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे उनकी विलेज कम्युनिटी किस तरह की थी, जमींदार्स नोबिलिटी वगैरह किस तरह के थे, और उसके बाद हम इकोनॉमिक लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो कि बहुत सारे ऐसे तभी आ रहे थे मुगल जब अकबर राज कर रहे थे और अकबर के बाद उनके जो मुगल साम्राज्य के राजा आए उनके टाइम पे बहुत सारे यूरोपियंस ट्रैवलर्स धीरे धीरे करके इंडिया के अंदर घुस रहे थे। ठीक है। और बहुत सारे फॉरेनर्स भी आ रहे थे। तो वो सब उनके जर्नल्स में नोट करते गए किस तरह की लाइफ थी। डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह से उसको डिपिक्ट करते रहे। तो बहुत सारे लोगों के यही मानना था कि अकबर के टाइम से लेकर जो 17th सेंचुरी एंड तक जब तक मुगल साम्राज्य चला तो बहुत कभी फंडामेंटल चेंजेस कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस हुआ था लेकिन वो पीरियड को एक ही पीरियड मानते गए वो लोग क्योंकि उनकी सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, हर एक लाइफ ना एक ही तरह से एक ही पैटर्न में चल रहे थे। ठीक है। तो दोस्तों उनका जो मुगल साम्राज्य का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, पर्टिकुलरली मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे हमने अभी तक जो भी पढ़ा वो रूलिंग क्लासेस के बारे में पढ़ रहे थे और जो रूलर्स थे उनके बारे में पढ़ रहे थे। आज अभी हम पढ़ेंगे उनके जो नॉर्मल सिविलियंस थे, जो पॉपुलेशन थी, मास जो थी, उनकी लाइफस्टाइल किस तरह की थी। पहले तो तभी बहुत सारे यूरोपियंस ट्रैवलर आ रहे थे हमारे इंडिया के अंदर क्योंकि पोर्तुगीज़ एंटर कर चुके थे और धीरे धीरे जो यूरोपियन वगैरह आ रहे थे, ब्रिटिशर्स वो भी आ रहे थे। तो क्या हो रहा था, डिफरेंट यूरोपियन ट्रैवलर्स उनके अकाउंट में डिफरेंट तरह की हमारे जो सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस थी कंट्री की वो अपने अपने जर्नल में लिख रहे थे। तो उनके अकॉर्डिंगली तभी जो रूलिंग क्लासेस थे वो थोड़ा ऑस्टेंटेटियस लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे थे। मतलब देखा रुखा जो लाइफस्टाइल होता है, दूसरों को दिखाने के लिए जो लाविश लाइफस्टाइल, लग्जरियस लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं लोग, उसी तरह से वो लाइफस्टाइल मेंटेन करते थे। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप लोग अगर देखोगे तो जितने सारे ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, ऑर्डिनरी पीपल में जाते हैं पीजेंट्स जो कल्टीवेशन करते हैं, डिफरेंट आर्टिसंस वगैरह होते हैं, और जो लेबर और कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल एक तरह की पॉवर्टी में जी रहे होते हैं। मतलब सबका हालत इतना अच्छा नहीं था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बहुत अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे थे और काफ़ी लोग इस तरह से थे कि वो जूझ रहे थे पॉवर्टी में और मतलब उनके पास लैंड नहीं था, खाने के लिए इतना अच्छा खासा नहीं था, कपड़े इतना अच्छा खासा नहीं था। तो मिक्स तरह की पॉपुलेशन रह रहे थे। ठीक है। अगर हम कपड़ों की बात करें तो जब बाबर पहले पहले आए थे इंडिया के अंदर, जब इन्वाजन किया था इंडिया के अंदर, उन्होंने चौंक गए थे देखकर लोगों को क्योंकि यहाँ की जो लोग होते थे पर्टिकुलरली पीजेंट्स कैटेगरी के जो लोग एंड लो स्टैंडर्ड जो लोग होते हैं, लो स्टैंडर्ड मतलब जो जिनके पास जो इतना रीच नहीं होते थे, नोबेल कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते थे, नॉर्मल सिविलियंस होते हैं जो और किसी के लैंड में काम करते हुए होते हैं, लेबरर, आर्टिसंस, इस तरह के जो लोग होते हैं वो काफ़ी हद तक नेकेड हुआ करते थे। मतलब सिर्फ जिस तरह की लंगोटा पहनते हैं ना, एक
उसे क्या बोलते हैं, प्राइवेट पार्ट को छिपाने के लिए जो वो पहनते हैं लंगोटा टाइप्स, वो मेन पहनते थे। और जो ओमेन वगैरह होते हैं, वो लेडी वगैरह, वो साड़ी पहनते हैं। तो इस तरह की बहुत ही सिंपल क्लॉथेस वगैरह, ज़्यादा क्लॉथेस उनके पास नहीं था। राल्फ फिच एक होते हैं यूरोपियन ट्रैवलर्स, वो 16th सेंचुरी के एंड में आ रहे थे इंडिया, और उन्होंने ये नोटिस किया कि बनारस में, उन्होंने लिखा उनकी जर्नल में कि पीपल इस तरह के थे, वो सिर्फ गो नेकेड से वे लिटिल क्लॉथ बाउंड अबाउट देयर मिडिल, उनके जो मिडिल पोर्शन है, मतलब वेस्ट से नीचे तक, और ये लॉन्गोटा की तरह वो लोग सिर्फ उतना ही मेंटेन करने के लिए, छुपाने के लिए पहनते हैं कपड़े। बाकी जो लड़कियां भी होती हैं उनके प्राइवेट पार्ट्स छुपाने के लिए कपड़ा वगैरह पहनती है, लेकिन उतना अच्छा खासा कपड़ा नहीं था तभी इंडियन के पास, ठीक है। फिर विंटर वेयर के बारे में और सॉरी, फुटवेयर के बारे में यहाँ पे बात होती है। विंटर क्लॉथेस के बारे में काफ़ी सारे जो यूरोपियन ट्रैवलर थे, जैसे कि डी लाइट, उन्होंने ये लिखा था कि लेबरर्स के पास सफिशिएंट क्लॉथिंग थी उनके पास, कि वो जब ठंड आती थी, विंटर सीजन आती थी, अपने आप को वार्म और कोजी बनाने के लिए उनके पास अच्छी खासी कपड़े थे। और फिच ने ये ऑब्जर्व किया कि विंटर में जो मेन होते हैं, जो पुरुष लोग होते हैं, वो क्विल्टेड गाउन्स पहनते हैं एंड क्विल्टेड कैप्स, जो क्विल्टेड मटेरियल होता है ना, पता है आप लोगों को, थोड़ा थोड़ा बबल्स बबल्स तरह दिखता है वो मटेरियल, उस तरह की कॉटन की उनको उनके पास गाउन थी, और कैप वगैरह भी वो यूज़ करते थे। फुटवेयर के बारे में अगर हम बात करें तो निकितिन के नाम पे एक ट्रैवलर थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया जो डेक्कन की पीपुल थे वो बेयर फुटेड रहते थे। डेक्कन मतलब हमारे इंडिया के जो साउथ यहाँ के लोग, आसपास जो लोग होते हैं, यहाँ पे लोग बेयर फुटेड रहते थे, मतलब पैर में कुछ पहनते नहीं थे। फिर मोरलैंड, उन्होंने ये बात नोटिस किया कि जो लोग होते हैं नॉर्थ इंडिया के ऊपर, नर्मदा रिवर यहाँ पे पड़ता है, तो नर्मदा रिवर के ऊपर के नॉर्थ के जितने सारे एरिया है, एक्सेप्ट बंगाल को एरिया के छोड़ के, और जितने सारे नॉर्थ में एरिया रहे, वहाँ पे लोग फुटवेयर ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि लेदर का बहुत हाई कॉस्ट था, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर हाउसिंग एंड फर्नीचर के बारे में हम बात करेंगे, जहाँ पे अगर हाउसिंग के बारे में बात करें तो उनको इतना बड़ा बड़ा घर की कोई आदत भी नहीं थी और उनकी ज़रूरत भी नहीं थी। पहले तो बात यह है कि वो मड हाउसेस में रहा करते थे। मड हाउस मतलब जो मिट्टी के घर होते हैं, ऊपर जो पैडी के स्ट्रॉ से बनी हुई होती है जो घर, उस तरह के घर में वो रहते थे। उनके घर, तभी जो घर में वो रहते थे वो आज की जो थैचर्ड हाउस है उससे लगभग मिलती जुलती है। फिर बेसिक फर्निशिंग में आप अगर देखेंगे तो फर्नीचर वगैरह भी उनके पास इतना अच्छा खासा नहीं था। हार्डली वो बहुत फर्नीचर यूज़ करते थे, जैसे कि कॉट्स एंड बाम्बू मैट्स उनके पास होते थे। और अर्दन की जो यूटेंसिल्स वगैरह, बाउल प्लेट वगैरह होते थे, उस तरह के वो मिट्टी के सब यूज़ करते थे बर्तन। और एक्सपेंसिव यूटेंसिल्स में वो यूज़ करते थे, सॉरी, जो कॉपर एंड बेल मेटल की जो प्लेट्स वगैरह, यूटेंसिल्स वगैरह, बर्तन वगैरह होते हैं, वो यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता था, और वो सिर्फ रूलिंग क्लासेस और नोबेल क्लासेस के जो लोग होते थे वो इसको यूज़ करते थे। फिर आती है बात खाने के बारे में। फूड किस तरह के वो लोग लेते थे। स्टापल फूड में राइस, मिलेट एंड पल्सेस वो यूज़ करते थे। उसको डी लाटे बोलते थे, खिचड़ी, ठीक है, जो उनका स्टापल फूड था। फिर रीजनल वेरिएशंस में हम देखेंगे, बंगाल में लोग फिश को ज़्यादा प्रीफर करते थे एंड कोस्टल एरिया में भी। लेकिन साउदर्न पेनिनसुला जो डेक्कन पार्ट है, साउदर्न जो एरिया है, वहाँ पे मीट लोग ज़्यादा खाते थे। नॉर्थ इंडिया में चपातीस होती थी व्हीट में, गेहूँ वगैरह में, और कुछ कोर्स गेन्स में चपाती बनती थी, जैसे कि बाजरा हो गया। फिर पल्सेस भी वो खाते थे, और ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें कॉमन थी। मील टाइम के बारे में अगर हम बात करें तो ऑर्डिनरी पीपल दिन में एक बार खाते थे, जो कि है इवनिंग टाइम पे। लेकिन अदर प्रीस्ट ग्रेन इन द डे, ठीक है। और थोड़ा बहुत मेन मील खाते थे इवनिंग में, और थोड़ा बहुत कुछ कुछ लेते थे दिन में। और घी और ऑयल उस टाइम पे बहुत ही चीपर था, और जो कि फूड ग्रेन से भी वो चीपर था, और जिसको पुअर मैन के स्टापल पार्ट में भी, स्टापल फूड के पार्ट में उसको इंक्लूड किया जाता था। घी और तेल वो काफ़ी यूज़ करते थे, लेकिन सॉल्ट एंड शुगर तभी बहुत एक्सपेंसिव हुआ करते थे, ठीक। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, जहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे पीजेंट्स के बारे में और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के बारे में।
ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? पहले तो हम सोर्सेज़ के बारे में बात करेंगे। ये जो बात है अकबर की कोर्ट में एक हिस्टोरियन रहा करते थे जिनका नाम था अबुल फजल। उन्होंने आइन-ई-अकबरी के नाम पे एक चीज़ लिखा हुआ था, हिस्ट्री लिखा हुआ था, जहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में डॉक्यूमेंटेड किया गया है और वहाँ से हमें पता चलता है मुगल के टाइम पे पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन किस तरह की थी, उनकी टेक्नोलॉजी किस तरह की थी एग्रीकल्चर में। वो सारी चीज़ें यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड हुआ करते थे और ये जो डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पे हर एक चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता था मेड बाय द स्टेट टू एंश्योर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन क्या क्या क्रॉप कल्टीवेशन होता है, किस पैटर्न में होता है, वहाँ पे कौन कौन पीजेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, वो हर एक चीज़ इसमें रिकॉर्डेड होता है। ये जो रिकॉर्ड होता है ये पर्टिकुलरली होता है रेवेन्यू कितना जनरेट होता है एक स्टेट में एजेंसी के द्वारा, और इसको इसलिए भी मेंटेन किया जाता है ताकि टू रेगुलेट रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड रूरल मैग्नेट एंड जमींदार। जो भी स्टेट रेवेन्यू कलेक्शन करता है, जो गवर्नर या फिर जो रूलर, उसके साथ रूरल के जितने सारे लोग इसमें जड़ित होते हैं और जमींदार्स वगैरह उनके साथ एक पर्टिकुलरली रिलेशन मेंटेन करने के लिए ये सारे रिकॉर्ड हुआ करते थे। तो उस रिकॉर्ड के हिसाब से जो पीजेंट्स होते हैं उनको पर्टिकुलरली पीजेंट्स को रैयत भी कहा जाता था, मौजेरियन भी कहा जाता था और किसान, आसामी, ये सारे टर्म भी यूज होते थे। दो तरह के पीजेंट्स हुआ करते थे उस टाइम पे। एक तो एक को बोला जाता है खुद कास्ता और दूसरे को बोला जाता था पाही कास्ता। खुद कास्ता जो पीजेंट्स होते थे वो उस विलेज की रेसिडेंट हुआ करते थे, मतलब एक विलेज में वो नेटिव प्लेसेस उनका वही विलेज होता था और वहाँ पे वो अपने लैंड कैरी करते थे। पाही कास्ता जो लोग होते थे वो पीजेंट्स, वो नॉन रेसिडेंट्स होते थे, मतलब एक विलेज में अगर और कोई जगह से वो यहाँ पे आते हैं किसी रीजन के वजह से, शायद फेमिन हो गया या फिर कोई इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हो गया उनके एरिया में, या फिर उनको वहाँ से कोई वार के वजह से वहाँ से भागना पड़ा हो, तो वो आ जाते हैं और एक विलेजेस में और यहाँ पे एक रेसिडेंट के हिसाब से रहते हैं और उनके पास अपना खुद का लैंड नहीं होता था। वो क्या करते थे, यहाँ पे जो खुद कास्ता टाइप का पीजेंट होते थे, रेसिडेंशियल जो लोग जिनके पास अपना खुद का लैंड है, उनके लैंड पे ये लेबर के हिसाब से काम करते हैं, तो उनको बोला जाता था पाही कास्ता। और ये सारे लोग जो होते हैं ये अपने चॉइसेस से बनते हैं पाही कास्ता। मे भी हो सकता है कुछ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हो गया हो फेमिन के बाद या फिर वार के बाद, या फिर कुछ इस तरह की कंडीशन बना हो कि उनके एरिया में रेवेन्यू ज़्यादा लेना पड़ता हो जिसके वजह से वो बहुत पुअर हो गए हैं और उनके एरिया उनको छोड़ना पड़े। बहुत से रीजन हो सकते हैं। तो इससे दो तरह के पीजेंट्स तभी हुआ करते थे समाज में। तो तभी विलेज में इनइक्वालिटी बनी रहती थी। इनइक्वालिटी मतलब जैसे कि आज भी आप लोग अगर गांव में जाएंगे तो एक कैटेगरी के लोग आप नहीं देखेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो जमींदार कैटेगरी के होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो रिच कैटेगरी, जिनकी फैमिली में सब के सब मतलब कमाते रहते हैं और वो रिच फैमिली के कैटेगरी में आ जाते हैं। बहुत सारे पुअर कैटेगरी के लोग होते हैं, बहुत मिडिल क्लास सोसाइटी के लोग होते हैं। तो उसी तरह से उनके जब भी मुगल साम्राज्य में जो विलेज हुआ करते थे वो भी काफ़ी सारे इनइक्वालिटी हुआ करते थे उस विलेजेस में। एक कैटेगरी होते थे खुद कास्ता, जिसके बारे में हमने बोला कि उनके पास अपने खुद का लैंड होते थे और पेड लैंड रेवेन्यू एट कस्टमरी रेट्स। कस्टमरी रेट्स जो तय किया जाता था स्टेट में, उसी हिसाब से वो रेवेन्यू पे करते थे। और एक कैटेगरी होते थे जिनको बोला जाता था मुजरियन। और मुजरियन बहुत तरह की पीजेंट्स, बहुत तरह के लोग होते हैं जिनके पास काफ़ी सारे प्लाव होते हैं, बहुत सारे बुलक्स वगैरह, एक से ज़्यादा बुलक होते हैं और वो अपने जो लैंड होता है कल्टिवेबल लैंड, उसको वो लैंड में देते हैं दूसरे लोगों को, दूसरे पीजेंट्स को अपने लैंड में कल्टीवेशन करने के लिए। और ये जो लोग होते हैं ये सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देते हैं गवर्नमेंट को, रूलर को। तो ये जो दो कैटेगरी हो गए खुद कास्ता और मुजरियान, ये दो कास्ट के लोग, ये दो कैटेगरी के लोग विलेज में सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है। उसके बाद और एक कैटेगरी आते हैं लैंडलेस, जिनको पाही कास्ता बोलते हैं, जिनके पास खुद का लैंड नहीं होता और वो ये जो खुद कास्ता और मुजरियन के लैंड में काम करते हैं। इनको अनटचेबल्स भी कहा जाता है और कामिन भी कहा जाता है और सबसे ज़्यादा यही लोग सफ़र करते हैं। अगर कुछ फेमिन वगैरह आ गया
या फिर कुछ रूलर चेंज हो गए या फिर वार की सिचुएशन क्रिएट हो गए, ये ही लोग सबसे ज़्यादा सफ़र होते हैं। लैंड होल्डिंग के बारे में अगर बात करें तो गुजरात में पाया गया था कि पीजेंट्स लगभग नियरली 6 एकड़ ऑफ लैंड होल्ड करते थे। बंगाल में उसी तरह से 5 एकड़ होता था। सबसे अपर लिमिट जो पीजेंट होते हैं, अपर लिमिट सबसे ज़्यादा वो जो होता है, एक इंसान के पास 5 एकड़ तक लैंड होती थी। जो 10 एकड़ तक जिसके पास लैंड होता था वो सबसे रिच बोला जाता था, रिच आसामी, रिच पीजेंट। ठीक है, कल्टीवेशन भी उसी हिसाब से, इंडिविजुअल ओनरशिप के हिसाब से, अगर किसी को राइस करना है, किसी को गेहूँ करना है, तो इंडिविजुअल चॉइसेस के ऊपर कल्टीवेशन डिपेंड करती थी। तो इसी तरह से विलेज में काफ़ी इनइक्वालिटी रहती थी और जो लोग द पिजेंट्स हु did not have his own plows and bullocks have often tilled the land of जमींदार या फिर अपर जो कास्ट के लोग होते हैं, जिनके पास लैंड नहीं होती थी, वो उन लोगों से लैंड लेकर काम करते थे। और जो खुद कास्ट लोग होते हैं, खुद कास्ट जो पीजेंट होते हैं, वो तो विलेज के रेसिडेंट होते हैं, तो डेफिनेटली वो क्लेम करते हैं ओरिजिनल सेटलर ऑफ द विलेजर्स। और विलेज में सबसे ज़्यादा सिंगल डोमिनेंट क्लास यही लोग होते हैं और वो इस तरह से डोमिनेंट होते हैं कि काफ़ी बार वो एक्सप्लॉइट करते हैं, वो जो लैंडलेस फार्मर्स हो गया या फिर अनटचेबल लोग होते हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। और इन रिटर्न जो जमींदार लोग होते हैं वो ये खुद कास्ट लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो एक्सप्लॉइटेशन हर एक लेवल में बनी रहती थी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। इरिगेशन अगर हम बात करें तो उस टाइम पे पॉपुलेशन बहुत कम हुआ करती थी और लैंड बहुत ज़्यादा हुआ करता था। आप लोग सोच पा रहे होंगे, तभी इंडिया जो होती थी, इंडिया की लैंड किस तरह से हुआ करता था। अफगानिस्तान के कुछ पार्ट और कंप्लीट पाकिस्तान, और उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा जो बांग्लादेश की एरिया भी, तभी तो इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था ना। तो इतना बड़ा लैंड मास है हमारे इंडिया की, लेकिन पॉपुलेशन कितना है, 12.5 करोड़ तभी था। तो ये इतने बड़े एरिया में इतने कम लोग, तो डेफिनेटली अबुडेंस ऑफ लैंड, बहुत सारे लैंड पड़ा हुआ है, लेबर भी उसी हिसाब से बहुत सारे हैं और पीजेंट्स भी मोबिलिटी कर रहे हैं, मतलब अच्छी खासी पीजेंट्स भी मिल रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोग रेफ्यूजी लेते हैं टाइम टू टाइम। ये जो 3 फैक्टर मिल रहे थे, इस 3 फैक्टर के कारण एग्रीकल्चर की एक्सपांसन भी काफ़ी हो रही थी। और स्टेट क्या कर रही थी, स्टेट भी अपनी नई नई टेक्नोलॉजी ला रही थी, मतलब रिवोल्यूशन नहीं, काफ़ी सारा अपग्रेड कर रही थी टेक्नोलॉजी को। कैसे कैश क्रॉप ज़्यादा हो सकता है, कैसे ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ सकता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है, ये सारी चीज़ों पे भी स्टेट एक्सप्लोर कर रहे थे। तो इसी वजह से एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। रेनफॉल पैटर्न के बारे में अगर बात करें, जो एरिया में 40 इंचेस से ज़्यादा तक रेनफॉल हो रही थी पर ईयर, उस जगह पे राइस ज़्यादा प्रोड्यूस किया जा रहा था, फॉलोड बाय व्हीट एंड मिलेट्स। ठीक है, इरिगेशन तो पता है आज भी हमारे इंडिया पे मानसून के ऊपर, मानसून इज़ द बैकबोन ऑफ आवर इंडियन एग्रीकल्चर। तो मानसून पे ज़्यादा सब इंडिपेंडेंट हुआ करते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स थे जिन पे इरिगेशन की काफ़ी ज़रूरत थी और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स भी धीरे धीरे आ रहे थे। इरिगेशन सिस्टम भी बना रहे थे बाय डिफरेंट स्टेट सपोर्ट। नॉर्थ इंडिया में एग्जांपल जैसे कि एक नॉर्थ इंडिया में न्यू न्यू कैनाल्स बन रहे थे बाय स्टेट, एंड जो ओल्ड कैनाल्स थे उसको भी रिपेयर किया गया था। लाइक शाहनार इन पंजाब में जो शाहनार प्रोजेक्ट है, इरिगेशन कैनाल है, शाहजहां के टाइम पे उसको बनाया गया था। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो पीजेंट्स पर्टिकुलरली वुडन प्लाव यूज़ करते थे विद द हेल्प ऑफ कैटल। तभी तो ट्रैक्टर वगैरह ये सारी चीज़ें तो नहीं हुआ था। जब भी जो भी यूज़ हो रहा था, ऑक्सन, कैटल, ये सब को यूज़ करके एग्रीकल्चर हो रही थी, कल्टीवेशन हो रही थी। ड्रिलर भी यूज़ किया जा रहा था तभी सीड को प्लांटिंग करने के लिए विद द हेल्प ऑफ ऑक्सन। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग मेथड सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट थी, लेकिन ड्रिलर मशीन से प्लांटिंग भी थोड़ी थोड़ी जगह पे किया जा रहा था। ठीक है, इरिगेशन के बाद क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे हम। जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, तभी लैंड बहुत अवेलेबल थी और लोग बहुत कम थे, 125 मिलियन, मतलब 12.5 करोड़ के आसपास लोग थे और इसी वजह से कल्टीवेशन बहुत अच्छी खासी हो रही थी। एग्रीकल्चर को पर्टिकुलरली एक ईयर में 2 मेजर सीजनल साइकिल हुआ करते थे, आज भी है,
खरीफ एंड रबी, ये 2 मेजर क्रॉप सीजन है, ठीक है। खरीफ एंड रबी क्रॉप जिसको बोला जाता है, उसी वक्त भी ये सारी चीज़ें होती थी, जहाँ पे सिर्फ मानसून के ऊपर पीजेंट्स डिपेंडेंट होते थे, जहाँ पे इरिगेशन की कुछ फैसिलिटी नहीं थी, वहाँ पे 2 क्रॉप्स पर ईयर होता था, खरीफ एंड रबी। लेकिन जहाँ पे इरिगेशन की सफिशिएंट अवेलेबिलिटी है और रेन भी अच्छी खासी हो रही है राउंड द ईयर, तो वहाँ पे 3 क्रॉप्स पर ईयर भी लिया जाता था। बीच में जो रबी खरीफ के अंदर भी एक क्रॉप उन उगा लेते थे। क्रॉप डाइवर्सिटी ऑथर ये बोल रहे हैं कि जैसे कि एशिया एंड अफ्रीका की बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे डाइवर्स इकोनॉमी, डाइवर्स क्लाइमेट कंडीशन नहीं है, लेकिन इंडिया एक ब्लेस्ड कंट्री है जहाँ पे डाइवर्स टाइप ऑफ इकोनॉमी है, डाइवर्स टाइप ऑफ क्लाइमेट है, जिसके वजह से बहुत डाइवर्स क्रॉप भी यहाँ पे उगा जाता है, जैसे कि व्हीट, राइस, ग्राम, बार्ली, पल्सेस, बाजरा, ये सारी चीज़ें वहाँ तभी उगा जाता था। फिर रीजनल प्रोडक्शन की अगर बात करें तो मुगल प्रोविंसेस में जो आगरा था, आगरा उनका एक बहुत ही अहम हिस्सा था मुगल प्रोविंसेस का। वहाँ पे 39 वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स कल्टीवेशन हो रहे थे। दिल्ली में 43 वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन होते थे, और बंगाल में अगर हम बात करें तो राइस के 50 वेराइटीज़ तभी उगा जा रहे थे। तो अभी 50 वैराइटीज़ हो रहे होंगे या फिर नहीं, आप लोगों को पता है, लेकिन तभी ये सारी चीज़ें भी हुआ करते थे। फिर मुगल के टाइम पे कैश क्रॉप को ज़्यादा अहमियत दिया जा रहा था, क्योंकि रेवेन्यू भी जनरेट काफ़ी सारे, आप लोगों को पता है, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को एक वीडियो में, जहाँ पे आप लोगों को ये बताया था कि एक वक्त आया था जहाँ पे रेवेन्यू की ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे थे आर्मी को मेंटेन करने के लिए, मनसबदार को मेंटेन करने के लिए, तो तभी रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहे थे, तो इसीलिए कैश क्रॉप को ज़्यादा अहमियत दिया जा रहा था, जिसको परफेक्ट क्रॉप भी तभी बोला जा रहा था। और इसका एक नाम था जिन्स ई कमील, जिसमें जो कैश क्रॉप में इंक्लूड होता था कटन, इंडिगो, चे, जिसको रेड डाई बोला जाता है, शुगर केन, ऑयल सीड, ये सारे चीज़ों को कैश क्रॉप के हिसाब से उगाया जाता था। और ये सारे क्रॉप एक हाई रेट ऑफ रेवेन्यू जनरेट किया करते थे और हैड टू बी पेड फॉर इन कैश, ठीक है। इसी वजह से इसको कैश क्रॉप और सुपीरियर क्रॉप्स भी बोला जाता था। कटन को पर्टिकुलरली सेंट्रल इंडिया, डेक्कन प्लेट्यू, ये सारे एरिया में उगाया जा रहा था। बंगाल शुगर कल्टीवेशन के लिए फेमस हो रहा था, ठीक है। उसी टाइम पे कुछ नई क्रॉप्स का भी इंट्रोडक्शन हुआ इंडिया पे। रीजन बिंग की तभी यूरोपियंस आ रहे थे इंडिया के अंदर, और पोर्तुगीज़ भी आ रहे थे, तो उनके जो क्रॉप्स वगैरह उनके एरिया में बहुत फेमस है और वो यूज़ करते हैं, उन्होंने भी ट्राई किया कि इंडिया के अंदर भी उसको उगाया जाए, क्योंकि वो भी यहाँ पे आकर रह रहे थे धीरे धीरे, तो वो सब धीरे धीरे इंट्रोडक्शन हुआ इंडिया पे। इसी वजह से 17th सेंचुरी में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से, और जो यूरोपियन हुआ करते थे वो तो ऐसे नहीं सिर्फ इंडिया पे कॉलोनी वाला रहे थे, वो अफ्रीका में भी और साउथ अमेरिका और ये डिफरेंट एरिया पे वो अपनी कॉलोनी बना रहे थे, तो बहुत सारे एरिया से चीज़ें आकर हमारे इंडिया के अंदर घुसने लगा। जैसे कि मेज को अफ्रीका से लाया गया था, स्पेन से लाकर इंडिया में आकर इंट्रोड्यूस कर दिया, और धीरे धीरे ये एक मेजर क्रॉप बन गई हमारी वेस्टर्न इंडिया पे। वेजिटेबल और फ्रूट्स की अगर बात करें तो टमाटोज, पटाटोज, चिलीज़, ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया के नहीं है, नेटिव के नहीं है, वो भी फॉरेन से आकर हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। फ्रूट्स में पाइनएप्पल, पपैया, ये सारी चीज़ें भी बाहर से इंट्रोड्यूस किया गया था। सिल्क और टसर कल्टीवेशन धीरे धीरे वाइड स्प्रेड होने लगी इन बंगाल ड्यूरिंग दैट पीरियड, बट देयर वाज नो नीड टू इम्पोर्ट स्किल फ्रॉम चाइना। और धीरे धीरे चाइना से हम जो सिल्क और टसर को इंपोर्ट कर रहे थे, ये बंद होने लगा, क्योंकि हम अपने इंडिया में इसको उगाने लगे। टाबाको भी इसी टाइम पे फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया दिस टाइम पे डेक्कन पे, और ये धीरे धीरे स्प्रेड करने लगा नॉर्थ इंडिया को। तो अकबर के टाइम पे भी टाबाको के जो एडिक्शन के बारे में धीरे धीरे पता चला, और इसी वजह से जो जहांगीर थे उनको इस नत के बारे में पता था, तो इसी वजह से वो ये सब धीरे धीरे छोड़ने लगे। तो टाबाको की कल्टीवेशन भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से होने लगी। तो यहाँ पे अगर हम एफिशिएंसी, प्रोडक्शन के एफिशिएंसी के बारे में बात करें, किस तरह की एफिशिएंट था या फिर नहीं था हमारा प्रोडक्शन, तो एक बात आप लोग जान लें
कि तभी क्या हो रहा था, हमारे जो पॉपुलेशन पीजेंट्स धीरे धीरे हमारे कल्टीवेशन ग्रो कर रहा था, हमारे टेक्नोलॉजी ग्रो कर रहे थे, हमारे जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी के वजह से, इरिगेशन के वजह से, नई नई क्रॉप उगाने के वजह से धीरे धीरे हमारे जो एग्रीकल्चरल एक्सपांसन हो रही थी। तो एक वक्त आया, धीरे धीरे हम अपने राइस और शुगर को भी एक्सपोर्ट करने लगे नेबरिंग कंट्रीज़ को, जिससे काफ़ी हद तक हम रेवेन्यू जनरेट क्रिएट कर पा रहे थे। और बदले में हम क्या कर रहे थे, कुछ रॉ मटेरियल्स बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, बाहर कंट्री से, जो कि हमारी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में और डिफरेंट चीज़ें गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में मददगार हो रही थी। और मुगल साम्राज्य में जो रूलर थे, वो स्टेट क्या कर रही थी, इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही थी, लोन्स वगैरह भी लोगों को प्रोवाइड कर रही थी, जिसको टाका भी बोला जाता था पीजेंट्स को, कि आप कल्टीवेशन को इम्प्रूव और एक्सपांसन अच्छी तरह से करिए और उसके बदले हम आपको इंसेंटिव देंगे। जो अच्छे खासे करते थे उनको इंसेंटिव लोन्स वगैरह बहुत ईजिली मिल जाता था। तो लगभग कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इंडियन कल्टीवेटर जो थे वो इतना कंजर्वेटिव नहीं थे। ठीक है, वो चेंज को इतना रेजिस्टेंट नहीं कर रहे थे, न्यू न्यू चीज़ों को अडॉप्ट भी वो कर रहे थे। तो हमारे न्यू एग्रीकल्चरल हालाँकि हम यूरोपियन के तरह, उनके जो रिवॉल्यूशन हो रहा था उनके तरह इतना एडवांस नहीं थे, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमारा जो एग्रीकल्चर था वो बैलेंस था, एफिशिएंट था एंड एक डेफिनेट रोल निभा रहा था हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ के लिए और ट्रेड के लिए। ठीक है, हाई रेट ऑफ रेवेन्यू भी जनरेट क्रिएट कर रहा था। तो फाइनली अगर हम पीजेंट्स के ओवरऑल लाइफ के बारे में बात करें तो किस तरह की पीजेंट्स लाइफ बिता रहा था, तो एक बात तो ये है कि तभी पीजेंट्स के पास जो लैंड वगैरह हुआ करते थे, जब तक वो लैंड की रेवेन्यू ठीक ठाक से पे कर रहा है तब तक पीजेंट्स के पास अपने खुद का लैंड है। जब वो रेवेन्यू नहीं दे पाएगा तो डेफिनेटली उसकी लैंड उससे छीना जाएगा। और एक बात होता है, जब वो लैंड रेवेन्यू नहीं दे पाता है, कभी कभी वो अपने लैंड को सेल भी कर देता है अगर एक अच्छा खासा बायर मिल जाता है उसे। और कम्युनिटी में अगर कुछ ऑब्जेक्शन नहीं रहा तो वो अपने लैंड को सेल कर सकता है अपने हिसाब से। और ये होता है कि उसके जो चिल्ड्रन वगैरह होते हैं वो भी इनहेरिट करता है उसके डेथ के बाद, एज ए मैटर, मतलब इनहेरिटेड जो प्रॉपर्टी होता है उससे भी अपने बच्चे को, आज आज भी उसी पैटर्न में चली आ रहा है। तो अपने पापा के बाद, फादर के डेथ के बाद उसके बच्चे को इनहेरिट किया जाता है उसकी प्रॉपर्टी। उसी तरह से उस टाइम भी उसी तरह से सब कुछ था। और एक हार्डशिप हुआ करता था कभी कभी, जो आपने देखा होगा कि जहांगीर, शाहजहां, उनके वक्त पे जो ड्यूज सॉरी रेवेन्यू वगैरह होते थे वो डबल किया जाता, मतलब प्रोड्यूस जितना होता है उससे उसकी हाफ आपको रेवेन्यू देना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो जब रेवेन्यू फिक्स किया गया तो डेफिनेटली एक पीजेंट्स की हार्डशिप आ गई, क्योंकि वो जितना भी प्रोड्यूस करता था उसका आधा चला जाता था रेवेन्यू में और बाकी आधा में वो अपनी गुजारा करे या फिर उसके वो मार्केट में बेच के कुछ गुड्स वगैरह खरीदे, तो उसकी हालत कभी ख़राब हो जाती थी। और जब फेमिन वगैरह तो होते थे तभी बहुत नाजुक हो जाता था उसका जो वक़्त, और उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाता था। तब कभी-कभी ऐसा होता था ना, उसके पास बारली एनफ टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, मतलब खाने-पीने को कुछ भी नहीं मिलता था। इतना हार्डशिप सिचुएशन क्रिएट हो जाता था। और एक पैटर्न ये होता था, हो सकता है इतना हार्ड लाइफ़ मेंटेन कर रहा था पीजेंट, लेकिन फिर भी उसके पास सफिशिएंट खाने के लिए होता था और अपने जो सिंपल रिक्वायरमेंट्स जैसे कि प्रोडक्शन करना और रिप्रोडक्शन करना, ये दोनों जो सिंपल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, खाना, खाद्य, वस्त्र, बासगृह, ये तीनों उसके पास होते थे। तो इसी हिसाब से इतना हार्डशिप भी नहीं कि वो फुटपाथ पे जाकर बैठ जाए, भीख माँगे, उस तरह की कंडीशन नहीं। उसका खाना-पीना 1-2 वक़्त का तो मिल ही जाता था। उसके पैटर्न ऑफ लाइफ एक तरह से फिक्स हो चुके थे। अगर मान के चले तो हाफ उसके पार्ट ऑफ लाइफ सीजन्स के हिसाब से जो प्रोडक्शन होते थे उसके हिसाब से फिक्स हो गया। और एक टाइप होता था उस टाइम पे उनका जो कस्टम ट्रेडिशन वगैरह होते थे, जहाँ पे उनको उसको पिलग्रिमेज भी, धार्मिक स्थल पे जाना, सेरेमनीज़ को मेंटेन करना, ये सारी चीज़ों को भी उसको मेंटेन करना होता था। तो उसी हिसाब से एक फिक्स्ड पैटर्न में अपने लाइफ पीजेंट जीता था। तो इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। उसके जो दूसरा हिस्सा आएगा उसमें हम पढ़ेंगे विलेज कम्युनिटी किस तरह की थी, जमींदार नोबिलिटी किस तरह की थी, उसके बारे में हम सब बात करेंगे। तो आज की वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक थंब इम्प्रेशन भी ज़रूर दे दीजिएगा।
जिसमें मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी आगे इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए, नीचे टेलीग्राम की लिंक मैंने दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल, जहाँ पे हर एक चीज़ का पीडीएफ आपको सही फॉर्मेट में मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना है। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।